Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is single cell protein. Single cell means one cell, एक सेल. यहाँ सिंगल सेल क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? क्योंकि हम ये प्रोटीन जो लेते हैं, यूज़ करते हैं, वो किससे निकलती है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से. एक जो 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 ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे हम प्रोटीन निकाल रहे हैं वो क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स हैं. जैसे कि एल्गी, फंजाई, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये यूज़ होते हैं हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन देने में, जिनको हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, या शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं SCP. तो SCP क्या है? ये जो है रेफर करता है क्रूड और रिफाइंड और एडिबल प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर माइक्रोबियल कल्चर्स. पहले हम माइक्रोब्स को क्या करते हैं? कल्चर करते हैं, फिर उससे हम या तो क्रूड प्रोटीन ही यूज़ कर लेते हैं या उसको रिफाइन करते हैं और फिर वो एडिबल होती है प्रोटीन, उसको हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं. और ये जो है एज ड्राइड या डेड बायोमास के रूप में यूज़ की जाती है. डेड या ड्राई सेल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होती हैं, जैसे कि ईस्ट हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुई या एल्गी हुई, ये क्या करती हैं? सर्व करती हैं फूड और फीड सप्लीमेंट. ये फीड सप्लीमेंट है. जो हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह तो जाता है, लेकिन हमें यदि एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए तो ये हम सिंगल सेल प्रोटीन को यूज़ करते हैं. और ये डेड और ड्राई सेल्स होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. और इसको एक ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं हम कन्वेंशनल जो प्रोटीन सोर्सेज हैं हमारे, दाल है, एग है, मिल्क है, इनके अलावा भी या उसके ऑल्टरनेटिव हम इनको यूज़ कर सकते हैं. इनमें क्या होता है? वेरी हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन विद ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड्स. प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, और ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो हमारे बॉडी में नहीं बन सकते हैं, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, वो इस प्रोटीन में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं. और ये जो है नेचुरल प्रोटीन कंसंट्रेट के रूप में हम इनको यूज़ करते हैं. और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो प्रोटीन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है माइक्रोबियल सेल का, इसीलिए इसको सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं. यद्यपि इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट और प्रोटीन के अलावा विटामिन्स, ये सब भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर हमारे फूड सप्लीमेंट्स. तो इसीलिए इसको हम प्रोटीन के लिए ही मेनली यूज़ करते हैं. और क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से डिराइव होती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन. तो यदि हम डेफिनेशन करने लग जाए सिंगल सेल प्रोटीन को क्या है, तो क्या हो जाएगा? ये SCP सिंगल सेल प्रोटीन रिफर्स टू क्रूड, या तो हम ऐसे ही क्रूड ले सकते हैं, और हम इसको क्या कर सकते हैं? रिफाइन कर सकते हैं यूज़ करने के लिए, और एडिबल, ये खाने लायक होती है प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे, ये उनके कल्चर से ये डिराइव की जाती है. डेड और ड्राइड सेल बायोमास.
इससे जो प्रोटीन निकलती है उसको टैबलेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं या कैप्सूल के फॉर्म में। ये तो बाद में इसका कल्चर करने के बाद जब एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बाद किस फॉर्म में हम लेना चाहते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें जो मेनली आते हैं उसमें अलगा है, बैक्टीरिया है और ईस्ट है, फंजाई है। जो मेन है इम्पॉर्टेंट जिसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है फॉर नीट, वो है पहला है ये स्पिरुलिना। ये क्या है? ये यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन अलगा है। ये है यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन माइक्रो एल्गा। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है। दूसरी एल्गी जो यूज़ करते हैं हम एससीपी के लिए वो होती है क्लोरेला, उससे भी 10% इसमें ज़्यादा होती है। उसमें 50 to 60% प्रोटीन होती है और इसमें उससे भी ज़्यादा होती है, इवन 10% मोर प्रोटीन देन क्लोरेला। ये क्लोरेला जो है ये ग्रीन एल्गी है और ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये दोनों यूज़ होते हैं स्पेस फूड में। जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो ये लेके जाते हैं फॉर देयर प्रोटीन सप्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में हो सकते हैं और कंडेंस, ये इसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, थोड़े से में ही ये स्पेस में ये बहुत ज़्यादा हम अमाउंट इसका कर सकते हैं। ये स्पिरुलिना का क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। ये क्या है? यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि यूज़ होती है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए। फिर दूसरा है क्लोरेला। ये है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गा है ये। इसका ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है, बहुत तेज़ी से ये हम प्रोड्यूस करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। और हाई प्रोटीन जो कंटेंट होता है वो हाई होता है और इसमें न्यूक्लिक एसिड कम होता है। ये गुड सोर्स है प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, फाइबर का, विटामिन का, खासकर विटामिन B12 इसमें होता है। फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, ये सब मिनरल्स सारी चीज़ें इसमें होंगी। लेकिन प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हम इसको यहाँ पर प्रोटीन के लिए ही यूज़ करते हैं। 50 to 60% इसमें प्रोटीन होती है और इससे भी ज़्यादा स्पिरुलिना में होती है। और इसमें जितने भी इसेंशियल अमीनो एसिड हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है? जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है और जिसको हम को बाहर से ही लेना है, हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन सकते, वो सारे अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। प्रोटीन जो अमीनो एसिड का बना होता है और इसेंशियल अमीनो एसिड वही होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनते, हमें फूड के लिए ग्रुप में लेना पड़ता है। तो ये तो दो है एल्गी जो कि यूज़ होते हैं एज प्रोटीन सोर्स। और जो प्रोटीन इससे निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन, SCP। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें नीट में 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब क्या हो गया? प्रोटीन जो हमने एक्सट्रैक्ट की है किससे? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से। इसमें दोनों, ये जो दोनों हमने पढ़े अभी क्लोरेला और स्पिरुलिना, ये क्या है? ये एल्गी है। और अब हम देखते हैं किससे? बैक्टीरिया से। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से है। ये है मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोफस। ये स्पीसीज है इसकी। ये क्या है? बैक्टीरिया।
बैक्टीरियम है, ये मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस, और ये प्रोटीन का सोर्स है। और इससे इसके 250 ग्राम ऑफ दिस बैक्टीरियम, इससे हमें कितनी मिल सकती है प्रोटीन? 25 टन प्रोटीन मिल सकती है। जबकि एक गाय जो 250 kg की होती है, उससे हमें कितनी मिलेगी? एक दिन में ये देती है 200 ग्राम प्रोटीन दूध से। एक गाय से एक दिन में, ये दोनों चीज़ें 1 डे के लिए हैं, एक गाय से दूध में हमें 200 ग्राम प्रोटीन मिलेगी एक दिन में। जबकि यदि हम ये बैक्टीरियम यूज़ करें तो 250 ग्राम से हमें 25 टन एक दिन में ये प्रोटीन मिल जाती है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा अमाउंट इससे मिल सकता है। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एज प्रोटीन सोर्स। तो ये सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट की तरह से यूज़ होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम खाना नहीं खाते, हम टैबलेट ही खा लेंगे इसकी। क्यों नहीं हो सकता, वो अभी बाद में हम इसकी डीमेरिट्स भी देखेंगे। लेकिन अभी भी रिसर्च चल रही है कि ऐसा पॉसिबल हो जाए कि हमें केवल यही, इससे ही पूरी प्रोटीन मिल जाए, हमें और अपने फूड में ना लेनी पड़े। लेकिन अभी वो नहीं पॉसिबल है। फिर प्रोडक्शन ऑफ, कैसे प्रोड्यूस होता है? सिंगल सेल प्रोटीन। इसमें सबसे पहले तो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ मीडियम। जहां हम ग्रो कराएंगे एल्गी या फंजाई या ईस्ट या बैक्टीरियम को हम ग्रो कराएंगे, वो मीडियम। तो ये इसमें क्या हो सकता है? इसमें हमें चाहिए कार्बन सोर्स। ये जो है मेनली तो ये क्या है? कार्बन सोर्स है। और ये कार्बन सोर्स क्या हो सकता है? वे क्या होता है? जब हम दूध में इसको पनीर बनाते हैं तो जो पानी बच जाता है ना, लिक्विड रिमेन आफ्टर मिल्क हैज़ बीन कर्डल। जब दही जमा दिया या पनीर बना लिया, उसके बाद जो पानी, मिल्क की लिक्विड पोर्शन रह जाता है, उसको हम वे कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कल्चर मीडियम हम बना रहे हैं, कितने ऐसी चीज़ों से बना रहे हैं जो बहुत आसानी से मिल सकती हैं और बहुत सस्ती होती हैं। तो वे क्या हो गया? लिक्विड रिमेनिंग आफ्टर मिल्क हैज़ बीन कर्डल और स्टेन्ड। इसको छान लेते हैं, पनीर बनाने में हम जब छान लेते हैं, जो नीचे लिक्विड बचता है उसको वे कहते हैं। फिर मोलेसिस। मोलेसिस क्या होता है? ये गाढ़ा सब्सटेंस होता है जो कि जब हम शुगर बनाते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं शुगर केन से, उसमें जो लिक्विड बच जाता है, विस्कस फ्लूइड जो बच जाता है, विस्कस सब्सटेंस, उसको कहते हैं मोलेसिस। चीनी बनाने में गन्ने के रस से जब चीनी बनती है तो चीनी के बाद जो बच जाता है रसा, वो कहलाता है मोलेसिस। और उसके बाद जो है फिर बिगस। बिगस क्या है? जब गन्ने से के रस, गन्ना वाला रस निकालता है, उसके बाद जो सूखा फाइबर्स बच जाते हैं गन्ने के, वो कहलाते हैं बिगास। ये है ड्राई पफी फाइब्रस मटेरियल, ड्राई fibrous material that remains after crushing sugarcane or sorghum stalk to extract their juices। गन्ने से हम जूस निकालने के लिए, जब जूस निकाल लेते हैं तो जो सूखा वाली लकड़ी बचती है, स्टॉक, उसको कहते हैं बिगासी। ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ग्रो कराने के लिए। तो यहाँ ये बिल्कुल बहुत सस्ती चीज़ें हैं, कोई भी ऐसी नहीं है जो मुश्किल हो मिलना। फिर एग्रीकल्चर वेस्ट जितना भी है, पेड़ों की जो
जड़ वगैरह नीचे रह जाती है या डंडियाँ रह जाती हैं, वो सब में कार्बन होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। फिर लिग्निन हमें पता है प्लांट्स के स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन बहुत होता है। सेलुलोज, प्लांट्स के जो वेस्ट मटेरियल है उसमें सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, तो सेलुलोज यहाँ। मिथेनॉल, इथेनॉल, गैस ऑयल और इवन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे हम यूज़ करते हैं ये कल्चर मीडियम बनाने के लिए, क्योंकि ये क्या है, कार्बन सोर्स है। हमें एक कार्बन सोर्स चाहिए पहले, तो वो ये हो गया कार्बन सोर्स। फिर दूसरा जो मटेरियल चाहिएगा वो क्या होगा, फर्मेंटर। फर्मेंटर कौन होंगे, यही जो SCP प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स हैं। ये जो माइक्रोब्स हैं जो यूनिसेलुलर ईस्ट, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, ये जो है ये फर्मेंटर कहलाएंगे। इससे इसको फर्मेंट करते हैं, और ये दो तरह से हो सकता है। एक तो सबमर्ज्ड माने लिक्विड रहेगा कल्चर मीडियम, सबमर्ज फर्मेंटेशन, और दूसरा हो जाता है ये सेमी सॉलिड। ये इस पे डिपेंड करता है कि हम इसमें से क्या ले रहे हैं। यदि हम कोई लिक्विड चीज़ ले रहे हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल ये ले रहे हैं, तो नेचुरल है कि ये सबमर्ज होगा फर्मेंटर। और यदि सॉलिड ले रहे हैं, ये सब ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, सेमी सॉलिड, ये फर्मेंटेशन होता है। फिर इसके बाद जब ये फर्मेंटेशन हो जाता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन, छान लेते हैं, और उसके बाद प्यूरिफिकेशन, उसको प्यूरिफाई करते हैं। जो एडल्टरिंग इसमें सब्सटेंसेस हैं उनको निकाल देते हैं, केवल ये प्रोटीन प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही वहाँ रहने देते हैं। फिर इस तरह से जो हमें मिलता है उसको हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, सुखा लेते हैं, क्योंकि हमें ये सूखे फॉर्म में ही चाहिए। ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है ये सूखे फॉर्म में चाहिए, तो इसको सुखा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, डाउन, उसके बाद आ जाता है डाउन स्ट्रीमिंग, जिसमें हमें क्या करना है, टैबलेट बनानी है, या उससे जो है हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन करना। ये सुखाने के बाद जो प्रोडक्ट है, जो कमर्शियल इसके उस पर हमें बेचेंगे, हम जिस फॉर्म में उसको टैबलेट के फॉर्म में या किस फॉर्म, पाउडर फॉर्म में, किस फॉर्म में बेचेंगे, उसको बनाने को कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग। तो ये हो जाता है मेथड, कैसे हम ये लार्ज स्केल पे सिंगल सेल प्रोटीन बनाते हैं। अब ये सिंगल प्रोटीन बनाने का फ़ायदा क्या है, एक तो हमें समझ में ही आ रहा है कि हमें ये एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल रही है, फूड से जो हमें प्रोटीन मिल रही है, उसके अलावा ये क्या है, एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल रही है। और ये सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट है, क्योंकि ये हम ड्राई फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में इसको ले सकते हैं, टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं। तो इस तरह से ये एक्स्ट्रा है। क्यों इस तरह की ज़रूरत पड़ रही, मेरिट्स, सिंगल सेल प्रोटीन लेने की मेरिट्स क्या है। पहला तो क्या है, कन्वेंशनल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स है, पल्सेस हैं, वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, एक्सेट्रा, जिससे कि हमें प्रोटीन मिलती है, ये प्रोटीन सोर्स है, वो इतने एबल नहीं है कि वो जितनी भी हमारी डिमांड है फूड की, वो उसको वो पूरा कर सके, क्योंकि बहुत तेज़ी से ह्यूमन और एनिमल पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इस वजह से माल न्यूट्रिशन और हंगर की प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। तो पहली तो यही एडवांटेज है कि ये क्या है, कन्वेंशनल मेथड जो है, कन्वेंशनल मेथड्स क्या है, हम दाल खाएं या ग्रेन्स खाएं या वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं प्रोटीन के लिए, वो कन्वेंशनल मेथड्स हैं। वो क्या है, ये नॉट एबल टू मीट द डिमांड। क्यों, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट प्रोटीन का चाहिए है। फिर दूसरा क्या है,
यदि हम ये कहें कि हम ठीक है ये प्रोटीन नहीं लेंगे, हम तो मीट खाएंगे, लेकिन मीट में क्या है, यदि हम चिकन खाते हैं या मीट खाते हैं किसी भी का जानवर का, तो वो भी, उसको भी तो ग्रेन्स चाहिए। तो अल्टीमेटली तो यही है कि यदि हम नॉन वेजिटेबल या मीट का डाइट खाते हैं, उसमें भी क्या चाहिए, उसमें भी ग्रेन्स चाहिए। और वो ग्रेन्स क्या होता है, 1 kg ऑफ मीट, 1 kg ऑफ मीट यदि हम खाते हैं तो उसको क्या है, मटन है, चिकन है, ये सब के लिए 1 kg के लिए क्या होगा, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, 3 to 10 kg ग्रेन की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि हम ये कहें कि हम नहीं खाएंगे वो प्रोटीन वाले, हम मीट से अपनी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे, तब भी हमें उतनी प्रोटीन, 1 kg प्रोटीन खिलाने के लिए हमें 3 to 10 kg ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑल्टरनेट सोर्स होगा प्रोटीन्स का फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, एनिमल के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी, डायरेक्टली तो ह्यूमन के लिए और इनडायरेक्टली एनिमल्स के लिए, जिसका हम मीट उपयोग कर रहे हैं। तीसरा इसकी मेरिट क्या है, ये कहीं भी, सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, कैन बी प्रोड्यूस्ड एट एनी टाइम, कभी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यूरिंग ए ईयर, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट होता है सीजन और क्लाइमेटिक वेरिएशन से। क्योंकि हम हर एक चीज़, हर एक फसल जो भी उगाते हैं उसके लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीज़न होता है और पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंट नहीं, कभी भी साल के किसी भी समय पर हम इसको कल्चर कर सकते हैं। फिर फोर्थ मेरिट क्या है, ये प्रोड्यूस कर सकते हैं वेरियस कॉस्ट फ्री सबस्ट्रेट्स। अभी हमने देखा कि ये वेस्ट से, मोलेसेस से और एग्रीकल्चर वेस्ट से, बहुत सस्ती चीज़ों से ये हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो प्रोड्यूस फ्रॉम कॉस्ट फ्री सबस्ट्रेट। और इसका नेक्स्ट है इसका फास्ट ग्रोथ, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है इनकी, इसलिए हम बहुत तेज़ी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तो हो गया एडवांटेजेस या मेरिट्स इसकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी कोई डीमेरिट्स नहीं है कि हम आराम से यही खाएं और बाकी जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स हैं प्रोटीन की उसको हम ना यूज़ करें, केवल इसी से अपना काम चला लें, ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, इसके एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है, डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में सबसे पहले क्या आ रहा है, पहला पॉइंट क्या है, इनमें 5 to 15% क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, जो कि ह्यूमन बीइंग जो है वो हार्डली डाइजेस्ट, हमें इसको डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। प्रोटीन कंटेंट तो ज़्यादा है, लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड कंटेंट है वो आराम से डाइजेस्ट ह्यूमन बीइंग से नहीं होता है, और इवन हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि डाइजेस्टिविटी इसकी स्लो है और जो है सीवियर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज इसके साथ होते हैं। तो ये स्लो इन डाइजेशन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में। दूसरा डीमेरिट इसकी क्या है,
ये लेने से क्या होगा, ये हमारी बॉडी हो सकता है इसको कंसीडर करे एज फॉरेन मटेरियल, और जब फॉरेन मटेरियल कोई भी बॉडी के अंदर जाता है तो क्या होता है, बॉडी उसके अगेंस्ट अपना रेजिस्टेंस शो करती है और वो किस में रिजल्ट हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन। तो मे बी कंसीडर्ड एज फॉरेन मटेरियल, और उससे क्या होगा, फॉरेन मटेरियल जब समझेगा तो क्या आ जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो ये दो बहुत इम्पोर्टेंट, अभी ये न्यूक्लिक एसिड का कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम का है। अब फ्यूचर इसमें डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि ये इसका न्यूक्लिक एसिड जो कंसंट्रेशन है उसको हम कम कर दें और प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दें। हालांकि अभी भी इसमें 50 to 80% प्रोटीन होती है, लेकिन उसको और बढ़ा के क्या करा जाए, 50% से भी ज़्यादा हो, और जो न्यूक्लिक एसिड है 5 to 15% उसको क्या करें, कम करें। यदि इस तरह का हो जाएगा तब ये बिल्कुल सेफ हो जाएगा हमारे कंजम्पशन के लिए। तो फ्यूचर डेवलपमेंट में क्या है, एक तो इंक्रीज प्रोटीन कंटेंट, जो मैक्सिमम अभी क्या है 80% है, वो 80% से भी ज़्यादा हो जाए, ये इसमें रिसर्च चल रही है। और दूसरी चीज़ क्या है, डिक्रीज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, डिक्रीज न्यूक्लिक एसिड कंटेंट। न्यूक्लिक एसिड को डिक्रीज करके एक एक्सेप्टेबल लेवल पर लाने के लिए फूड प्रोडक्ट को, इसको ट्रीटमेंट किया जाता है होल सेल्स को एक्वस इथेनोलिक एसिड, मिनरल ऑयल एसिड, और उसको हाई टेम्परेचर पे 62 इथेनोलिक मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं, जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, वो मिनरल एसिड होते हैं, और उसमें इथेनॉल मिला दिया तो वो इथेनॉलिक मिनरल एसिड हो गए। और टेम्परेचर इसमें रखा जाता है 60 to 125 डिग्री सेल्सियस। उससे क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अभी ये चल रहा है फेज़, अभी बहुत डेवलपमेंट होगा आगे, जिससे कि प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाए और न्यूक्लिक एसिड कंटेंट जो है बहुत कम हो जाए, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है वो काफ़ी नुकसानदायक है बॉडी के लिए। ऐसा ही नहीं कि हम कितना भी सिंगल सेल प्रोटीन का यूज़ करें, वो हार्मफुल हो सकता है। तो इस तरह से ये सिंगल सेल प्रोटीन है। सिंगल सेल माने उन ऑर्गेनिज्म से हम प्रोटीन निकाल रहे हैं जो क्या है, सिंगल सेल है। और इसमें खाली प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स, फैट, सब कुछ है, लेकिन हमारा मेन पर्पज़ क्या है, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना। तो इसलिए ये जो है सिंगल सेल प्रोटीन कहलाते हैं। आज शायद समझ में आया होगा, आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।